एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन में हम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमने अभी तक पिछले 5 वीडियो के माध्यम से हमने 53 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम उसके आगे देखते हैं। हमने जो रूल्स पढ़े थे उसमें एक रूल्स पढ़ा था, यदि दो नाउन को एंड कंजंक्शन जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यदि इसके माध्यम से जोड़ करके इसे सब्जेक्ट बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे दो नाउन हैं जिनको हम एंड के माध्यम से जोड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर ये सब्जेक्ट बन जाए, जैसे हम कह लें अगर राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो हम ये जानते हैं अगर इनको सब्जेक्ट बना लें तो हम जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में यदि एक लोग होते हैं या एक वस्तु होती है, यानी एक पर्सन हो या एक कोई थिंग हो यानी वस्तु हो, तो अगर वो सब्जेक्ट रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर होगी। और यदि एक से अधिक, जैसे ही एक से अधिक लोग होते हैं या एक से अधिक वस्तुएं होती हैं, अगर वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं तो हमारी वर्ब प्लूरल लगने लगती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था भाई, अगर दो लोग ऐसे सब्जेक्ट बन रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ना कि इज लगाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ बात किए थे हमने कि लेकिन इस रूल का अपवाद है, एक रूल, इसका अपवाद क्या है, इस रूल का एक अपवाद है कि यदि जो नाउन हम जिन्हें एंड से जोड़ने वाले हैं उन दोनों नाउन के पहले ईच आ जाए या एवरी आ जाए, ईच या एवरी आ जाए, तो चूंकि नाउन के बारे में बता रहा था, ये क्या है, आप एडजेक्टिव कह सकते हैं, ये एडजेक्टिव है, ईच या एवरी एडजेक्टिव के रूप में उस नाउन के पहले आ जाए, चाहे ये हमारे जो दो नाउन लग रहे हैं किसी एक ही नाउन के पहले आए, चाहे ये दोनों नाउन के पहले आए, चाहे ईच आए चाहे एवरी आए, इस बातों का ध्यान रखना है। और हम जानते हैं ईच या एवरी के बाद आने वाला जो नाउन है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, इनके बाद प्रयोग होने वाला नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में रहता है, यानी ईच के बाद अगर आप कभी नाउन रखना चाहते हैं तो ईच मैन रखेंगे, ना कि मेन रखेंगे। तो हमने यहाँ कितने रूल देख रहे हैं, ये देखिए, मेन नहीं रखेंगे, आप क्या रखेंगे, मैन रखेंगे, यानी सिंगुलर रखना है आपको ईच के बाद एवरी के बाद। अब ऐसे केसेस में जब हमने कहा दो नाउन एंड से जुड़े लेकिन उनके पहले ईच या एवरी आ जाए और अब ये सब्जेक्ट बने, जैसे देखिए यहाँ पे ये मैन है, सिंगुलर नाउन है, इसके बाद देखिए ईच एनिमल है, ये भी सिंगुलर नाउन है। अब ये एंड से जुड़े हैं, तो एंड से जुड़े हैं, फिर भी हम यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, हमें तो लगाना चाहिए भाई मैन और एनिमल दोनों की बात चल रही है, दो लोग हो गए, दो चीज़ें हो गई, तो हमें प्लूरल वर्ब लगानी चाहिए। लेकिन ऐसे भी केस में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ ध्यान रखेंगे इज न लगा करके, सॉरी आर न लगा करके इज लगाना पड़ेगा। इज स्ट्रगलिंग, अब देखिए इज हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इज हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी जो है मेन वर्ब स्ट्रगल में आईएनजी लगा के स्ट्रगलिंग हमने लगाया। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष करना, यानी कि हम कहना चाहते हैं प्रत्येक आदमी और प्रत्येक जो है पशु, कह लें हम जीव, ठीक है ना, प्रत्येक पशु जो है वो क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फॉर देयर एग्जिस्टेंस। अभी हमने क्या कहा, ईच या एवरी लगने से आप ये सोचिए कि किसी एक बार में एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक बार में एक ही एनिमल की बात हो रही है, और एंड से जुड़े हैं, तब भी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इन दोनों में से किसी एक बार में एक ही चीज़ की बात हो रही है, आप ऐसा लेके चलिए तब आप यहाँ कर पाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे हम जो लगाने वाले हैं, चूंकि क्या है, यहाँ हमने इज लगाया, तो अब यहाँ पे हम जो प्रीपोजिशन के बाद, देखिए ये नाउन है, हम जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आएगा ही आएगा, और नाउन के पहले एक वर्ड है जो कि क्या है, नाउन पे पोजीशन दर्शाने का कार्य कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। अब पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे किसके अनुसार लगेगा, यहाँ पे उसको अगर हम देखें तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे पोजेसिव हम लगाएंगे कि भाई हम जानते हैं जब ईच या एवरी ये एनिमल और ये लग जाएगा तो हमारा जो पॉजिटिव केस लगेगा वो लगेगा क्या, वो हमें लगाना चाहिए हिज, ही के अनुसार चलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एक बार में एक ही को ले रहे हैं,
तो हम वरीयता क्या देंगे, यहाँ पे इज लग रहा है, तो इसका मतलब हम इस एक बार में एक को ले रहे हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम ही लगाते हैं जब यहाँ किसी आदमी के लिए होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, देर न लगा करके हिज लगाएंगे। यानी यहाँ हमारा कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही है। इज स्ट्रगलिंग फॉर हिज एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब तो अस्तित्व, अस्तित्व मतलब उनकी क्या, उनकी मौजूदगी, अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, हम कह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे हर सेंटेंस में हर वर्ड को देख लिया। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे एक वर्ड क्या है, ये देखिए ये है, ये अगर एक एक वर्ड की बात करें हम तो ये है एडजेक्टिव, ये है नाउन, फिर ये हमारा कंजंक्शन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये हमारा नाउन है। क्योंकि हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन चाहिए होता है जिस पर अधिकार जताया जाता है। ये भी वह संकेत दे रहा है कि इसके बाद क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन का आना अति आवश्यक है। आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा आइदर माई डॉटर आर योर डॉटर्स। हमने यहाँ पे बात की थी, ध्यान देना यहाँ पे कि हमने बात की थी आइदर और आर की। आइदर अकेले अगर आता है तो ऐसे आ सकता है, आइदर के बाद ऑफ लगा होगा, आइदर ऑफ दी टू, उसके बाद इधर टू के बाद एक नाउन रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। आइदर ऑफ दी टू ब्रदर्स, दो है तो यहाँ प्लूरल रखना पड़ेगा, तो आइदर ऑफ दी टू ब्रदर्स, या तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है। इसमें देखिए क्या है, हम कह रहे हैं दो ब्रदर्स में से, तब अर्थ लेते हैं दो ब्रदर्स। देखिए इन दोनों ब्रदर्स को फिक्स करने के लिए ये आर्टिकल है। आर्टिकल हम जानते हैं, जो आर्टिकल हमारा डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल, वो किसका पार्ट है, हमारे सब्जेक्ट का ही पार्ट है। सब्जेक्ट को अगर डेफिनेट दिखाना है तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर उस सब्जेक्ट को यानी उस नाउन को हमें इनडेफिनेट दिखाना है, इनडेफिनेट का मतलब होता है कि उसे हम बांधना नहीं चाहते हैं, निश्चित नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब वो सभी के ऊपर आप लागू कर सकते हैं, सामान्य रूप से सभी के ऊपर लागू कर सकते हैं। तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाते हैं आर्टिकल ए या एन का प्रयोग। अब ये देखिए इसके पहले क्या टू लगा हुआ है, देखिए ये दो ब्रदर्स की बात हो रही है, और ये दो ब्रदर्स जो हैं उनको भी फिक्स कर दिया गया। जैसे राम और श्याम है, उन्हीं दोनों ब्रदर की बात करना चाहते हैं हम, तो उन्हीं दोनों के लिए इस हिसाब से क्या दा को फिक्स कर दिया है इसने, दा को। अब देखिए ये इसके बाद एक प्रीपोजिशन लग गया, तो प्रीपोजिशन के पहले क्या रहेगा, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन, इसका अधिकार हम कह लें इस नाउन को, मतलब ये प्रोनाउन हो गया, चूंकि नाउन नहीं है प्रोनाउन है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक नाउन इधर रख करके प्रीपोजिशन लगा करके एक नाउन या प्रोनाउन इधर रखा जाता है, और इसमें से हम कह रहे हैं दो ब्रदर्स में से या तो पहला या तो दूसरा इसका अर्थ होता है। तो ध्यान देंगे आइदर का प्रयोग अकेले हो सकता है बिना इसके जो जोड़े वाला कंजंक्शन है आर के, आइदर आर। तो अगर ये आइदर जो है, आइदर अगर जोड़े में आता है कंजंक्शन के साथ में, तो आइदर के बाद और आता है। अब हमने यहाँ पढ़ा था आइदर के बाद आप जो पार्ट्स आप स्पीच रखेंगे, अगर नाउन रख रहे हैं यहाँ पे तो आप यहाँ और के भी बाद एक नाउन रखेंगे। अगर आइदर के बाद आप जो नाउन रख रहे हैं तो हम जानते हैं या तो यहाँ नाउन रख रहे हैं, यहाँ भी नाउन आपको रखना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ नाउन की जगह प्रोनाउन रख सकते हैं, यहाँ भी नाउन की जगह प्रोनाउन रख सकते हैं। प्रोनाउन या नाउन में से कोई एक होना चाहिए। अब हमने फिर बात की थी कि जब ऐसा कोई इस प्रकार का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट बन जाएगा तो हमें वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे। तो हमने बात किया था आर के बगल में, आर के बगल में जो नाउन रहेगा, आर के समीप जो नाउन रहेगा वही हमारा वास्तविक रूप से वही सब्जेक्ट है, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर हमें प्रोनाउन लेना है तो इसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़, और हमने ये बात की थी अगर दोनों, जैसे यहाँ पे हम नाउन रखने वाले हैं, अगर ये सिंगुलर है, यहाँ वाला जो नाउन रख रहे हैं ये भी सिंगुलर है तो कोई बात ही नहीं है। यदि मैं यहाँ अगर एक सिंगुलर एक प्लूरल हो जाए, अगर दोनों प्लूरल हैं तो यहाँ आप उसी एक प्लूरल यहाँ रखा आपने, एक प्लूरल नाउन यहाँ रखा। लेकिन अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल है तो आप क्या कोशिश करेंगे, सिंगुलर वाला आइदर के बाद रखिए, प्लूरल वाला इसके बाद रखिए। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, यहाँ जो प्लूरल होगा उसके नाउन के अनुसार। ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। और अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमारा, हम जानते हैं ये नाउन है तो नाउन के पहले यहाँ पे इस नाउन के बारे में कुछ भी बताने के लिए अब हम इस नाउन के पहले एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं।
और इसके बीच में एक एडजेक्टिव लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ भी एडजेक्टिव लगाया जा सकता है। ऐसे नॉर के साथ भी ऐसा ही है। तो हम देखते हैं जैसे यहाँ पे आइदर माई डॉटर, देखिए आइदर के बाद एक नाउन है हमारा, क्या है, डॉटर है। डॉटर के ऊपर अधिकार जताने के लिए हम क्या एक पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना चाहते थे, तो हमने माई लगाया हुआ है। यानी या तो मेरी डॉटर, यानी या मेरी डॉटर, या योर डॉटर्स, या तुम्हारी डॉटर, तुम्हारी पुत्रियों ने, तुम्हारी पुत्रियां। अब देखिए यहाँ हमने क्या कहा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा सकते थे हम, यहाँ ये प्लूरल है, ये सिंगुलर था, ये प्लूरल था। अब हमने कहा आर के बगल में जो हमारा नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो अब अगर ये देखिए प्लूरल है तो यहाँ इज न लग के क्या लगना चाहिए, आर लगना चाहिए। यानी या तो हम कह रहे हैं या मेरी पुत्री या आपकी पुत्रियां क्या हैं क्या है, उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी हैं। किस चीज़ के लिए, फॉर, उत्तरदायी हैं। फॉर लगा प्रीपोजिशन, तो देखिए ये है नाउन हमारा, दी एक्ट नाउन है, एक्ट मतलब कार्य, यहाँ पे इसका मतलब कार्य, इस कार्य के लिए। अब ये देखिए ये हमारा इस कार्य की तरफ संकेत कर रहा है, यानी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया ये। हम जानते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी कार्य कर सकता है। सिंगुलर अगर नाउन है इसके बाद तो हम दिस रखते हैं या दैट रख सकते हैं। अगर नज़दीक की चीज़ दिखानी है तो दिस रखेंगे, दैट के लिए हम दूर की चीज़ के लिए दैट रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया, इस तरीके से हमने जाना यहाँ पे गलती कहाँ थी हमारे। इस पार्ट में देखेंगे हम इसको रिप्लेस करना चाहें तो हम यहाँ पे इज की जगह आर होना चाहिए, और कहाँ आर, ये वाला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, इज रिस्पॉन्सिबल गलत है। अब देखिए यहाँ इसमें हर एक्ट लगा दिया गया था, हर के लिए नहीं है, देखिए दिस एक्ट कहा जा रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग ही नहीं किया गया है, तो हिज या दिस या लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो हम लगाएंगे दिस, लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो हमने इस तरीके से देख लिया यहाँ पे क्या है, हम 55 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस में हमारा है, यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट बन रहे हैं वो क्या है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का है, और ये हमारा जो है ये क्या है, हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। हम जानते हैं क्या क्रम 2 3 1 होना चाहिए। अगर कोई गलती या अपराध स्वीकार नहीं किया जा रहा है सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे, 2 3 1 करेंगे। यदि गलती या अपराध स्वीकार किया जा रहा है तब हम क्या रखेंगे, 1 2 3 रखेंगे। तो देख लेते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या क्रम रखना है हमने, उसके बाद डिसाइड करते हैं। यानी राज, मुझे और आपको, मस्ट से कार्य में बाध्यता या अनिवार्यता दर्शाई जाती है, और अर्थ हम लेंगे इसके बाद जो वर्ब है इसके माध्यम से। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, यानी अवश्य स्वीकार करना, हम कह लें जरूर स्वीकार करना चाहिए, कह के ले लेते हैं कि यानी राज, मुझे और आपको जरूर स्वीकार करना चाहिए, अवश्य स्वीकार करना चाहिए, क्या, या स्वीकार करना होगा भी आप कह सकते हैं, स्वीकार करना पड़ेगा या पड़ता है या पड़ेगा, ये आप कह सकते हैं। दैट, अब देखिए ये हमारा एक हमने कहा था आप सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस हमारा पूरा कहाँ हो जाएगा ये हम देखेंगे कि भाई स्वीकार करना होगा दैट की, अब यहाँ पर आ गया सी। तो हमने क्या बात की थी, सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए उससे एक हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा एक पूरा हो जाता है, क्लास पूरा हो जाता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे ये क्लास पूरा हो गया। अगली क्लास में देखिए इसका वर्ब यहाँ है दैट, की वी आर फेल्योर, वी आर फेल्योर, यानी कि हम क्या हैं, हम असफल हैं, हम कह रहे हैं हम असफल हैं। यहाँ देखिए क्या स्वीकार करना होगा कि हम असफल हैं, तो यहाँ दैट क्या है, कन्वेंशन का कार्य कर रहा है। और वी किसके लिए है, हमने बात किया था यदि हमारे तीनों प्रोनाउन आ जाएं और उनको सामूहिक रूप से दर्शाने के लिए उन सभी के लिए एक ही पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा, तो हम क्या लगाएंगे, देखिए अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों प्रोनाउन आ गए हैं, इनके लिए हमें एक पर्सनल प्रोनाउन लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन का वी वाला रूप,
प्लूरल वाला रूप वी लगाएंगे, तो वी आर फेल्योर हो गया, यानी कि हम सब असफल हैं। ठीक है, हम सब असफल हैं, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कुछ मतलब असफलता के लिए कुछ स्वीकार करने बात है, गलती स्वीकार करने की बात आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे 1 2 3। तो 1 देखते हैं हम, 1 2 3 इसमें है, तो सी वाला पार्ट हमारा सही हो जाएगा, यानी सी वाले से रिप्लेस करना होगा हमें इसे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है आई यू एंड ही। अब यहाँ पे भी देखिए तीनों आए हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्रम क्या दिया जा रहा है, फर्स्ट यानी 1 2 3 का क्रम दिया जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि हम, आप, मतलब मैं, आप और वह रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, फॉर हिज एक्ट। अब यहाँ पे हमारी गलती कहाँ कहाँ है वो हम देख लेते हैं। क्रम तो देख लिया हमने, ये क्रम सही है। क्रम के हो जाने के बाद हमें वर्ब देखनी पड़ती है, क्या हमारी वर्ब सही है कि नहीं सही है। ये चीज़ हमें देखने के लिए क्या लगाना होगा, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमें लगाना होगा, ये जो वर्ब है ये सिंगुलर नहीं रह सकती है। हमने पहले ही बात की, यहाँ कितने लोग हो जा रहे हैं, 3 लोग हो जा रहे हैं। हम जानते हैं इंग्लिश में एक से अधिक लोग होने पर वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो हमें इज न लगा करके पहली बात तो आर लगानी है। यहाँ देखिए मॉडल वर्ब थी, मॉडल वर्ब हमेशा चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो उसके साथ एक ही रूप में रहती है, तो यहाँ वर्ब की झंझट ही नहीं थी। यहाँ पे हमारे वर्ब की प्रॉब्लम आ रही, चूंकि इज लगा हुआ है, ही इसके नज़दीक पड़ रहा था, तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब को रख दिया गया। लेकिन यहाँ हम केवल ही की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम यहाँ 3 लोगों की बात कर रहे हैं, आई यू एंड ही, 3 लोग। हमने कहा था एंड से यदि 2 नाउन को हम जोड़ दें या 2 प्रोनाउन को जोड़ दें तभी हम प्लूरल वर्ब लगाने लगते हैं, क्योंकि एक से अधिक 2 हो गए, यहाँ तो 3 लोग हो गए, तब तो हम आर लगाएंगे, आर रिस्पॉन्सिबल, पहली बात हो गई। अब हम आगे देखेंगे कि क्या इनके लिए, इन तीनों के लिए, जो ये तीनों पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, क्या इन सभी के लिए कॉमन रूप से, इन लोगों के लिए समान रूप से एक प्रोनाउन लाना चाहते हैं हम कहीं पे, ये हम देखेंगे। अगर हम इन लोगों के लिए समान रूप से एक ही प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहते हैं या एक ही पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहते हैं तो क्या चलेगा। हमने बताया था अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों आ जाएं तो उन सब के लिए एक कॉमन जो प्रोनाउन हम लगाएंगे वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वाला रूप वी होगा, और वी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। यानी ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो इसके लिए अस लगाएंगे इन सभी के लिए, यदि इन सभी के लिए हमें पॉजिटिव केस चाहिए तो हम लगाएंगे आर, आवर, ये हो गया हमारा। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे इन सब के लिए, देखिए यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव केस वाले की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्या, एक्ट हमारा एक नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ ये एक नाउन है। अगर ये एक नाउन है तो यहाँ पे पोजेशन दर्शाने के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव रूप चाहिए, और एडजेक्टिव रूप कौन सा चाहिए, देखिए आवर वाला चाहिए, ये वाला चाहिए हमें। तो हमें कौन सा सही मिला, एक तो क्रम होना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड का 1 2 3, चूंकि यहाँ पे देखिए गलती स्वीकार की जा रही है यहाँ पे भी कि मैं, आप और वह उत्तरदायी हैं इस एक्ट के लिए, यानी इस कार्य के लिए। तो कोई कार्य है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उनको जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल तो जिम्मेदार, अगर जिम्मेदार उनको ठहराया जा रहा है, उत्तरदायी ठहराया जा रहा है, तो इसका मतलब कोई गलत कार्य होगा तभी उनके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो हम यहाँ पे ये मान करके फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्रम हो गया, वर्ब लग गए प्लूरल, और ये लग गया बी के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान देंगे, हमारा अगर एक नाउन है, अगर हमारा एक नाउन है तो उस पर अधिकार कौन जता सकता है, उस पर अधिकार पोजीशन दर्शाने के लिए हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव की जरूरत होती है, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन की। ध्यान रखना है, पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे हमारा ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन दिख रहा है, ये आई का पॉजिटिव प्रोनाउन केस क्या होता है, माइन होता है, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव केस क्या होता है, माई। तो माइन कब प्रयोग करना है, जब इसके बाद नाउन न रहे और हम किसी चीज़ पे अधिकार जता रहे हैं, और हमने कहा ये केस आप कब प्रयोग करेंगे, इसे हम ज़्यादातर प्रयोग तब करते हैं जब जिस नाउन पे हम अधिकार जता रहे होते हैं उस नाउन की सेंटेंस में पहले ही चर्चा हो जाती है, और हम बाद में सेंटेंस के आगे जाकर के कहीं पे उस नाउन पर अधिकार जताना चाहते हैं, तो वो नाउन दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या लगाते हैं, ये पॉजिटिव प्रोनाउन वाला रूप लगाते हैं। जैसे हम कह दें, अगर हम कह दें दिस बुक, अब देखिए हमें बुक पे अधिकार जताना था,
तो हमने अब लगा दिस बुक इज, अब हम लगाना चाहते हैं, वो शब्द लाना चाहते हैं जिससे इस बुक पे अधिकार दर्शाया जाए। तो बुक की पहले ही बात कर दी गई, यानी जिस वस्तु या जिस व्यक्ति पे अधिकार जताना था उसकी पहले बात हो गई। तो अब अधिकार जताने वाला जो वर्ड लाना है हमें बाद में लाना है, तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव ना ला के पॉजेसिव प्रोनाउन लाएंगे। तब हम लाएंगे माइन, यानी दिस बुक इज माइन। लेकिन यदि मैं जिस पर अधिकार जताना है उसको उसके बाद ठीक बाद रखूंगा, मैं ठीक बाद रखने वाला हूँ जिस वर्ड से इस पे अधिकार जताने वाला हूँ, तो मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव रखूंगा, माई बुक करूंगा। क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन के पहले ही प्रयोग हो करके उस पर अधिकार जताएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे यही बात चल रही है कि भाई माई पेरेंट्स है, पेरेंट्स देखिए नाउन यहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ क्या होना चाहिए, माई पेरेंट। पहली बात माई पेरेंट्स होना चाहिए। अब हमने देखा माई पेरेंट्स, ये प्लूरल हो गया, एंड हो गया। एंड क्योंकि एक पेरेंट्स एक बार आ चुका है, पेरेंट्स देखिए एक बार प्रयोग हो गया। एंड के बाद हम कहना चाहते हैं मेरे, हमें कहना चाहते हैं मेरे पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स। तो भाई आपके पेरेंट्स कहने के बाद अब मैं प्रोनाउन से काम चला सकता हूँ। क्यों, योर्स से काम चला रख सकता हूँ। यू का जो पॉजेसिव प्रोनाउन केस है वो योर्स है। अगर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव केस लगाना होता तो योर लगाते, लेकिन योर के बाद हमें क्या लगाना पड़ता, फिर से पेरेंट्स रखना पड़ता है, यानी हमें नाउन को रखना पड़ता है जिस पे अधिकार हम जता रहे हैं। लेकिन हम जान रहे हैं अगर सेंटेंस में एक बार नाउन का प्रयोग हो गया है तो हम क्या करेंगे, अब नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटिशन नहीं होना चाहिए तो हम इन दोनों वर्डों को हटा करके इसकी जब क्या लगा सकते हैं, योर्स लगा सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस में ये सही है क्योंकि पेरेंट्स आ चुका है एक बार, तो हमें यहाँ करना है पहले माई पेरेंट्स एंड योर्स। लेकिन अर्थ क्या पढ़ेंगे, मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे। देखिए ऐसे भी हम कहते हैं मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे, अगर कहूँ तो सेंस वही निकल के आ रहा है मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स। अब एक लोग तो है नहीं, देखिए एंड के माध्यम से दो नाउन जुड़ गए एक प्रकार से। देखिए यहाँ प्रोनाउन के बाद नाउन, ये समझ लीजिए अभी हमने बताया योर पेरेंट्स को हटा करके योर्स लगाया गया, तो एंड के माध्यम से दो नाउन जुड़ गए हैं। अगर ये जुड़ गए तो अब वर्ब क्या चाहिए, हमें प्लूरल चाहिए, तो गो लगाया गया। यानी तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स गो, यानी जाते हैं फॉर अ डेली वॉक। देखिए फॉर के बाद डेली, फॉर अ वॉक डेली जाते हैं, ये क्या हो गया, ये डेली जो है ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा नाउन है। अब ये नाउन को देखिए क्या है, वॉक को हम ले रहे हैं कि काउंटेबल नाउन के रूप में ले रहे हैं, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल लग गया। हम पढ़ेंगे कुछ निश्चित फ्रेज होते हैं जिनको हम बदल ही नहीं सकते, भले ही वहाँ पे नाउन अनकाउंटेबल होता है लेकिन उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फॉर और डेली वॉक हो गया, तो हमने देख लिया यहाँ पे गलती कहाँ है, फिर हमारे माई होना चाहिए, माई पेरेंट्स एंड योर्स होना चाहिए। तो कहाँ है ये पहले पार्ट में है। पेरेंट्स हम यहाँ हटा नहीं सकते, ये पेरेंट नहीं करना था, हमें पेरेंट्स करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो हमारा ए पार्ट सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए और पार्ट में देख लें क्या गलती है, तो इसमें तो पहला सही है, दूसरा वाला देख पेरेंट्स एंड योर हो गया, योर नहीं हो सकता, योर रखने के बाद हमें पेरेंट्स फिर रखना पड़ता। यहाँ माई पेरेंट, पेरेंट कर दिया, तो ये हम नहीं करना है हमें क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल ही रखेंगे। तो इस तरीके से हम सेंटेंस के एक एक स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, अगला सेंटेंस हमारा थोड़ा बड़ा है तो इसकी हम चर्चा करते हैं। अगले सेंटेंस में बात किया जा रहा है माई सन। देखिए ये सब्जेक्ट पकड़िए, अब वर्ब पकड़िए, माई सन, तो माई के बाद माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सन नाउन है, ठीक है। यहाँ अब एक ही व्यक्ति की बात हो रही, इज लगा सकते हैं, माई सन इज वेरी नॉटी, मतलब मेरा पुत्र जो है बहुत शरारती है, यह नॉटी एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, यानी बहुत शरारती है। व्हेन मतलब होता है जब, एवर मतलब होता है भी, यानी जब भी, हमने कहा था कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हमने ये देखा था। व्हेन एवर मतलब जब भी हो गया, जब भी। इसके बाद हमने कहा कि देखिए इसके बाद एक सब्जेक्ट भी आ रहा है, जब भी ही राइट्स, जब भी वह लिखता है, ये सिंगुलर है। देखिए अब इसी सन के लिए आ रहा है, देखिए सन के लिए क्या लगा सकते हैं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे हम, ही के अकॉर्डिंग चला, ही राइट्स, जब भी वह लिखता है, क्या लिखता है, देखिए इसे, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या लिखता है, लेटर, जब भी वह लेटर लिखता है, किसको लिखता है, तो ये हो गया टू मी, मुझे, जब भी वह लेटर लिखता है मुझको, ही। अब फिर देखिए ही आ गया इसके लिए, तो एक क्लास हमारी यहाँ खत्म हुई थी, दूसरा आप एक कंजंक्शन ले लीजिए, उसके बाद ये क्या है, ये दूसरी क्लास यहाँ खत्म हो गई चूंकि फिर सब्जेक्टिव केस दिख गया हमें, फिर तीसरी क्लास शुरू हो गई। ही यूजेज, देखिए यूज एक वर्ब है, वह उपयोग करता है, ही के अकॉर्डिंग ई एस जुड़ा, मतलब यस जुड़ा उसमें,
तो हो गया ही यूजेज, वह यूज करता है अ डिफरेंट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब वो एक अलग सब्सक्रिप्शन यूज करता है ईच टाइम, प्रत्येक टाइम। देखिए ईच के बाद हमारे जो वो होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो देखो ईच टाइम, प्रत्येक बार यानी प्रत्येक टाइम, प्रत्येक समय वह एक डिफरेंट सब्सक्रिप्शन यूज करता है। लाइक योर, देखिए लाइक योर पॉप, मतलब कहने से मतलब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, यहाँ डिफरेंट सब्सक्रिप्शन यूज करता है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का मतलब ये इस प्रकार के शब्द यूज करता है। देखिए ये क्या कर रहा है कि लाइक मतलब हो गया जैसे, लाइक का मतलब हो गया जैसे, जैसे क्या, योर पॉप। तो योर के बाद देखिए ये एक नाउन है, ठीक है, मतलब वो जब उनसे उनको लेटर लिखता है तो लेटर में लिखता है ये अपने पिता को संबोधित करने के लिए, क्या अपने पिता और अपने पिता को संबोधित करने के लिए क्या क्या वर्ड लिखता है, वो चीज़ वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लाइक जैसे क्या लिखता है, प्रत्येक कह रहे हैं हाँ, प्रत्येक समय एक अलग सब्सक्रिप्शन यूज करता है। वो क्या यूज करता है, जैसे योर्स पॉप। देखिए यहाँ योर हमारा हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन चाहिए पॉप, ठीक है, योर पॉप। एंड योर मम्मी, योर यमी, योर यमी, तो योर चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत चाहिए, क्योंकि ये इनको नाउन की तरह लिया जा रहा है। किसको, जैसे यमी को नाउन की तरह लिया जा रहा है, यमी को नाउन की तरह लिया जा रहा है, पॉप को नाउन की तरह लिया जा रहा है। तो आप इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लगाएंगे, ना कि आप यहाँ पे ये नहीं लगा सकते, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आना ही नहीं चाहिए। तो ये तो गलत हो गया पहला हमारा। दूसरा देखते हैं योर पॉप, ठीक है, यहाँ योर्स मम्मी हो गया, यहाँ भी योर्स यमी का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ भी नाउन है ना यमी, तो योर लगाना चाहिए, ना कि ये गलत है। ऐसे यहाँ योर्स नहीं करेंगे, आपका। भाई हमें अगर हम नाउन ये यहाँ आपका, पहली बात हम पॉजेसिव, हमने यही बात किया था, अगर आपको लिखना है योर ही बता रहा है आपका, ठीक है, इसके बाद आप इसका पॉजेसिव केस नहीं बनाएंगे कि आप नाउन की तरह से पॉजेसिव केस बनाते हैं, वो नहीं बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये तीनों गलत हो गए। यहाँ पे अपने आप में एकदम सही है, यानी सेंटेंस हमारा नो इम्प्रूवमेंट वाला है। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, अगले सेंटेंस बात की जा रही इट इज मी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, सामान्यतः हम क्या करते हैं कि वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। लेकिन यदि हम वर्ब के बाद एक वर्ब है हमारी, जिसे हम वर्ब टू बी कहते हैं, वैसे वर्ब वी है, ठीक है, वर्ब बी है, वी के अलग अलग फॉर्म है, बी जो वर्ब है इसके अलग अलग फॉर्म है। प्रेजेंट में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो प्रेजेंट में इसका रूप निकल के आता है इज, एम और आर, बी का रूप है। अगर आपको वर्ब की कहीं पे भी बेसिक फॉर्म यूज करनी है तो आप बी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम जानते हैं मॉडल वर्ब अगर हमारी लग गई, जैसे मस्ट लग गई, तो मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती तो आप बी लगाएंगे। लेकिन अगर आपको और कहीं पे भी इस बी के लिए अगर कोई फॉर्म यूज करना है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आप सिंगुलर के साथ में इज यूज करेंगे, आई के साथ एम यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ आर का उपयोग करते हैं। ये बी के ही तीन रूप हैं प्रेजेंट के लिए। और बी का ही रूप जो है, बी का पास्ट के रूप है वाज और वर, ये होगा। तो ये ध्यान देंगे, इसी को हम वर्ब टू बी कहते हैं। तो बी जो वर्ब है, यदि ये वाली इज, एम, वाज, बर आ जाए, ये आ जाए, तो हम क्या करते हैं इसके बाद, देखिए वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए प्रोनाउन का, लेकिन हम रखते हैं क्या, सब्जेक्टिव केस रखते हैं। तो ये हमने एक रूल पढ़ा था। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा जो है इस आई पे जोर डालने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है कि मैं ही हूँ, यानी आप मैं ही हूँ नहीं, हम कहें मैं हूँ। अगर मैं ऐसे जोर से कह रहा हूँ मैं हूँ जिसने, जो, यह कह मैं हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, इन एवरी मोमेंट ऑफ योर नीड्स, जो मैं ही हूँ जो तुम्हारी आवश्यकता के प्रत्येक क्षण में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तो ये जोर ही डाले है ना, मैं ही हूँ कहने का मतलब है यहाँ पे। तब जब ऐसे हमें जोर डालना होता है, इम्फेसाइज करना होता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है जो इट इज के माध्यम से प्रयोग होता है। तो यहाँ हम देखेंगे इट इज, तो हमें क्या याद रखना है, वर्ब टू बी के बाद क्या आता है, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है, सॉरी सब्जेक्टिव केस में आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। जबकि हम समानता जानते हैं वर्ब के बाद
ऑब्जेक्टिव केस लगता है, लेकिन यहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए हम आई लगाते हैं। तो यहाँ गलती ये थी। अब देख लेते हैं, आई के बाद हु लग गया। देखिए हु किसके लिए आया, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, चूंकि अगले क्लास में देखिए ये क्या, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, चूंकि वर्ब ये है, ये हमारा एडवर्ब है, ये एडवर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रहता है। क्यों रहता है ये हम एडवर्ब में देखेंगे। तो कुछ एडवर्ब हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाते हैं, इन पहले प्रयोग होते हैं, तो उन्हीं में से ये एक है। तो ये हु किसके लिए आया, हु आया इसका जो हम कहें एंटीसीडेंट जो है, यानी जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये आई के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी हु का मतलब आई, तो आई के बाद वर्ब लगनी चाहिए प्लूरल। देखिए यस या यस नहीं लगा इसमें, इसीलिए नहीं लगा। हु ऑलवेज स्टैंड, जो हमेशा खड़ा रहता है। बाई यू, बाई यू का मतलब यहाँ तुम्हारे साथ में, ठीक है, तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। देखिए हमने एक प्रीपोजिशन लगाया, उसके बाद एक नाउन रख दिया, फिर हम एक नाउन को और जोड़ना चाहते हैं, फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे, फिर प्रीपोजिशन लगाया हमने, फिर एक नाउन हमारा मोमेंट, मोमेंट को जोड़ दिया हमने, और उस नाउन के पहले हम एक एडजेक्टिव भी लाना चाहते थे, एवरी एडजेक्टिव लाया, फिर एक नाउन जोड़ना चाहते हैं, फिर एक हमने क्या किया, ऑफ प्रीपोजिशन लगाया, फिर एक नाउन नीड्स जोड़ दिया, नीड्स जोड़ दिया, और ये हमारा इसके पहले एडजेक्टिव लगा सकते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और पढ़ेंगे कैसे, देखिए उल्टा लेके पढ़ेंगे यहाँ से, तुम्हारी आवश्यकता। अब नीड से यहाँ नीड क्या है, नीड आवश्यकताओं हम कहेंगे, यानी कि यहाँ पे नाउन का कार्य कर रहा है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद देखो प्रयोग हुआ है और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयोग हुआ है, तो ये नाउन है। इन तुम्हारी आवश्यकताओं के प्रत्येक क्षण में क्या है, अब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ तुम्हारे साथ, ये चीज़ कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इट इज आई करेंगे हम, तुम क्या करेंगे, इट इज आई। तो यहाँ पे अच्छा आप ये देखेंगे कि इट इज आई का हमने प्रयोग किया है, यानी कि अब इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस ऐसे हमारा लेट। लेट एक हमारी वर्ब थी, हमने एक रूल पढ़ा था, लेट हमारी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है। आपको ध्यान देना, लेट वाले स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना। लेट एक वर्ब है, सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो गई तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस में या तो ऑर्डर देने का कार्य किया जाता है या रिक्वेस्ट करने का कार्य किया जाता है, ये सारी चीज़ इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। तो ये क्या है, लेट के बाद हम एक नाउन, अगर नाउन यूज कर रहे हैं तो नाउन रहेगा, अगर नाउन की जगह अगर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो चूंकि ये वर्ब है तो वर्ब के बाद क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस में। वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस रहना चाहिए। इस लेट के बाद एक यहाँ पे नाउन रहता है या प्रोनाउन रहता है, उसके बाद फिर एक वर्ब रहती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। उसके बाद हमारा ये वर्ब अगर ट्रांजिटिव वर्ब है ये भी, तो ये भी अपना एक ऑब्जेक्ट मांगेगी, तो ऑब्जेक्ट चाहिए इसको। चलो देखते हैं यहाँ। तो हम यहाँ कहेंगे पहली बात तो लेट हमारी एक वर्ब है, तो लेट के बाद अस होना चाहिए, बी का ऑब्जेक्टिव केस, लेट अस। और इसका अर्थ क्या निकलता है, अब देखिए अर्थ लेट से नहीं, लेट से हमने इंपरेटिव सेंटेंस दर्शाया, और ये इसका अर्थ ये देगा सॉल्व, सॉल्व मतलब हल करना, और ये क्या है, ये ऑर्डर देने का कार्य करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाए। यानी अब हम कहेंगे हमें सॉल्व करने दो, और सॉल्व क्या करना है, दिस प्रॉब्लम, भाई हमें यह समस्या सॉल्व करने दो, यानी क्या, हमें यह समस्या कैसे अर्थ निकालेंगे आप ध्यान देंगे यहाँ पे, क्या लेट से आप निकालेंगे, लेट से क्या, ऑर्डर का सेंस, लेट से ऑर्डर का दो, ठीक है, दीजिए, ये आप जो है अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो दीजिए, अगर आप जो है ऑर्डर दे रहे हैं तो दो, ऐसे करके। और किसमें दो, ये लगा करके दो, भाई वर्ब ये हमारी मेन वर्ब ये है, तो वर्ब ये वाली इसको लगाओ, इसके बाद ऑर्डर, जैसे सॉल्व करना हम करें, इसका मतलब सॉल्व करना। तो अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो कहेंगे सॉल्व करो या सॉल्व करने दो, ठीक है ना, ऐसे हम कहेंगे। और हम कहेंगे अगर इसे कहेंगे कि भाई अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सॉल्व करने दीजिए, तो हम कहेंगे हमें सॉल्व करने दो। अब सॉल्व के बाद ये भी हमें साथ में ले लेना है भाई कि ये ऐसा हमारा वर्ब है जो ऑब्जेक्ट लेके आया है, यानी यह प्रॉब्लम, तो हम पढ़ेंगे यह, हमें यह प्रॉब्लम हल करने दो। इसके अब देखिए हम फिर प्रीपोजिशन के माध्यम से एक नाउन जोड़ना चाहते थे कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करने दो, किस चीज़ के लिए, फॉर से हम दर्शाएंगे उद्देश्य। देखिए फॉर प्रीपोजिशन के बाद हम उद्देश्य दर्शाने वाले, फॉर एनी इंटेंजिबल कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब हो गया निष्कर्ष,
इनटेंजिबल, टेंजिबल मतलब होता है जिसे हम छू करके महसूस कर सकें, ठीक है, और इनटेंजिबल मतलब होता है जिसे छू करके महसूस ना कर सकें, यानी जिसका ठोस रूप ना हो। यानी किसी भी अमूर्त, हम कह लें अमूर्त निष्कर्ष, कोई भी अमूर्त निष्कर्ष के लिए किसी भी ठोस नहीं है, हम ठोस कह लें, ठीक है। इनटेंजिबल, टेंजिबल मतलब हो गया ठोस, इनटेंजिबल हो गया मतलब आप समझ लीजिए कि ठोस रूप ना हो जिसका। अमूर्त निष्कर्ष के लिए मतलब जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते किसी भी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे हम कंक्लूजन के लिए इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करने। तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ था, यहाँ प्रॉब्लम था। और यह देखिए यहाँ पे आपको हमने क्या कहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती, तो आप ये वर्ब की ईएस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, ईएस नहीं जोड़ेंगे, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ अस तो लगा लेकिन इसमें ईएस जोड़ दिया, लेट अस सॉल्व ये होगा, तो हम ये देखेंगे आप। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा क्या है। अगला सेंटेंस हमारा बता रहा है, देखिए फिर हम यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट बन रहा है वो वन बन रहा है। वन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके माध्यम से, देखिए एक तो वन होता है, आप गिनती वन के बाद अगर आपने कोई एक नाउन रख लिया, वन बॉय, तो ये यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है जो नंबर बताने का कार्य करेगा कि एक लड़का। हाँ, एक बात का ये ध्यान देंगे, वन यहीं पे हम समझ लेते हैं आर्टिकल, इनके बीच में क्या अंतर है। अगर हमने अ बॉय लिखा एंड वन बॉय लिखा तो इन दोनों में क्या अंतर है। अगर हम इन दोनों में हम अंतर की बात करें तो अंतर में कितना अंतर, देखिए अगर हमने लिखा अ बॉय, हमने कहा अ लगता है इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है और ये लगता है किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। बॉय एक काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर दिख रहा है और अ लगाया हमने। ऐसे हमने कहा क्या लगा ले, वन बॉय लगा ले। यहाँ पे हम इस लड़के को, लड़के की संख्या बताना चाहते हैं, यहाँ एक जो करके हम पढ़ते हैं एक नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ हम कह सकते हैं किसी लड़का, यानी ये क्या है, इस लड़के को इसने इनडेफिनिट बना दिया कि आप ये जो लड़का लेंगे ना, ये डेफिनिट नहीं है कि वही वाला लड़का, यानी ये बात जो इस लड़के के बारे में बोलने वाला हूँ मैं, हर लड़के पे लागू कर सकते हैं आप। जैसे हम कहें कि हम कहना चाहते हैं मतलब प्रत्येक लड़के जो हम कहना चाहते हैं, प्रत्येक लड़के क्या होते हैं, शरारती होते हैं। अगर हम कह रहे हैं तो ये देखिए प्रत्येक लड़के के लागू हो रहा है, लेकिन हम एवरी न लगा के ए से काम चला सकते हैं कि लड़के, हम कहें कि लड़के जो है वो शरारती होते हैं, हम कहते हैं, लेकिन प्लूरल कर रहे हैं, लड़का शरारती होता है अगर हम कह रहे हैं तो सिंगुलर के माध्यम से आप कह सकते हैं लड़कों के अंदर ये गुड मिल रहा है कि लड़का शरारती होता है, तो आप ये सभी पे लागू कर रहे हैं, सभी लड़कों पे, आपकी जनरल सी सोच है, ये सभी लागू कर रहे हैं, तब उस केस में ए लगाते हैं। लेकिन अगर हम लड़के का नंबर करना चाहते हैं कि भाई क्लास में एक लड़का था, तो हम कहेंगे अ बॉय नहीं कहेंगे, वन बॉय कहेंगे, तो ये सेंस रहता है यहाँ पे अलग का। अब हमने कहा ये, लेकिन वन आपने लगाया, वन अगर आपने इसे लगा दिया ऐसे, सब्जेक्ट इसी को बना दिया, वन वन सब्जेक्ट जब बन जाता है तो ये क्या है, तो ये एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के केस में इसके माध्यम से आप कोई चीज़ें जो है मतलब सामान्य रूप से कह सकते हैं किसी, ये भी क्या करे, ये करेगा, अब ये सामान्य का कार्य करेगा, ये सामान्य रूप से किसी के ऊपर भी लागू हो सकता है, मतलब आप इसका सेंस लेंगे किसी या कोई लेंगे, कोई ये करता है, अभी हम देखते हैं, ठीक है, या किसी को हम कहेंगे, किसी को क्या करना चाहिए, इसका अर्थ सामान्य रूप से लागू करेंगे जो सब पे लागू होगा। अगर आप जनरल में कोई चीज़ कहना चाहते हैं किसी के बारे में, सभी के बारे में कहना चाहते हैं, तो क्या होगा, वन का प्रयोग हम करते हैं, और वन का ऑब्जेक्टिव केस वन ही हो, जब वन प्रयोग हो गया सब्जेक्ट के रूप में तो ऑब्जेक्टिव केस वन ही होता है, पॉजिटिव केस वंस हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव केस वन सेल्फ हो जाता है। तो इसके लिए आप ध्यान देंगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, क्या ये जनरल रूप से सबके ऊपर लागू हो रहा है। कह रहे वन शुड स्टैंड। अब देखिए शुड जब वर्ब लग जाए हमारे तो ये है मॉडल वर्ब, इसके बाद जो वर्ब लग रही है हमारी मेन वर्ब, ये है, अर्थ यहाँ से निकलेगा। शुड जो लगी हुई है, ये शुड हमारा जो है सेंस देगी। हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब के माध्यम से हम क्या दर्शाना चाहते हैं। यहाँ पे हम सजेशन का अर्थ ले लेते हैं, ठीक है, सजेशन का अर्थ के लिए कि चाहिए वाला सेंस लेते हैं। स्टैंड मतलब होता है खड़े होना, खड़े होना है समर्थन करना, ठीक है, किसी के साथ में खड़े होना यानी उसको समर्थन करना, यानी हम कहेंगे किसी को समर्थन करना चाहिए या खड़े होना चाहिए। कैसे, देखिए ये फर्म, फर्म मतलब होता है दृढ़ रूप से, ये एडवर्ब है। कैसे खड़ा होना चाहिए, दृढ़ रूप से, यानी मजबूती से किसी के साथ खड़े होना चाहिए। अगेंस्ट मतलब जिसके विरोध में आप खड़े हैं, जिसके सामने आप खड़े हैं, वो अगेंस्ट लग गया। अगेंस्ट, अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन की तरफ ले सकते हैं, ये प्रीपोजिशन था, इसके बाद एक नाउन, नाउन चाहिए हमें जिसके खिलाफ आप खड़े होने वाले हैं। किसके खिलाफ खड़े होना है, सरकमटेंसेस के खिलाफ। सरकमटेंसेस मतलब है परिस्थितियाँ,
सिचुएशंस जब क्या, ये परिस्थितियाँ कौन सी परिस्थितियाँ, लाइफ की। फिर प्रीपोजिशन, देखिए ये एक प्रीपोजिशन के माध्यम से एक नाउन को जोड़ा गया, इस नाउन का संबंध इस नाउन से जोड़ा गया। अगर हम पढ़ें तो क्या, जीवन की परिस्थितियों के सामने प्रत्येक लोग को क्या होना चाहिए, दृढ़ रूप से खड़े होना चाहिए, मतलब मजबूती से खड़ा होना चाहिए, हम कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब हुआ दृढ़ रूप से खड़ा होना चाहिए, मजबूती से खड़ा होना चाहिए। और आगे देखिए, अब हम एक वर्ब फिर ले रहे हैं, अभी क्लास वही हमारी चल रही है। अब उद्देश्य दर्शाना चाहिए, भाई क्यों खड़ा होना चाहिए, जीवन की परिस्थितियों के सामने प्रत्येक को दृढ़ रूप से खड़ा होना चाहिए। किस लिए, उद्देश्य दर्शाना चाहते हैं, टू फिलफिल। देखिए एक ही हमारी, ये हमारी अभी तक क्या थी, फाइनाइट वर्ब थी, अभी क्लास वही चल रही है हमारी, तो एक और वर्ब आ गई फुलफिल। फुलफिल मतलब होता है पूरा करना। क्या पूरा करना, फुलफिल, क्या पूरा करना, ये ऑब्जेक्ट भी मांग रही है, ऑब्जेक्ट लेंगे हम इसका ड्रीम्स। और इसके इस जो ड्रीम्स है ये नाउन है, इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा लिया हमने। तो हमने कहा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। देखिए हमने क्या दर्शाया, उद्देश्य दर्शाया यहाँ पे। तो हमने बात की थी कि इन्फिनिटिव का प्रयोग उद्देश्य दर्शाने के लिए भी प्रयोग होता है। तो हमने लिया यहाँ पे क्या, देखिए जीवन की परिस्थितियों के सामने प्रत्येक को क्या दृढ़ रूप से खड़ा होना चाहिए, किस लिए, टू फिलफिल, पूरा करने के लिए, क्या, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि भाई ये हमारी एक वर्ब थी जो इन्फिनिटिव के रूप में आई, जो उद्देश्य दर्शा रही है, लेकिन ये वर्ब अकेले काम नहीं कर सकती थी उद्देश्य दर्शाने का। अगर हम कहते हैं पूरा करने के लिए, तो पूरा करने क्या, प्रयोग करने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट भी मांग रही थी, जिसको ऑब्जेक्ट में दिया ड्रीम्स, यानी नाउन दिया ड्रीम्स। उस पर पोजीशन भी दर्शाना था अपने। तो अब अपने ये जो प्रयोग हो रहा है किसके लिए प्रयोग हो रहा है, भाई प्रत्येक लोगों के लिए प्रयोग हो रहा है। जो हमने कहा किसी को भी खड़ा होना चाहिए, वो जनरल रूप से सभी के ऊपर लागू। देखो तो ये यहाँ वन, ये क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव किस चाहिए था, तो हमें क्या लगाना चाहिए, वंस लगाना चाहिए, ना कि हिज लगाना चाहिए। तो हमने देखिए वन के माध्यम से दिखाया ना, वन के माध्यम से अब अगर वो चीज़ सबके ऊपर लागू करना चाहते हैं, इन जनरल में साधारण रूप से सबके ऊपर लागू करना चाहते हैं, तो आप वन का प्रयोग करते हैं। तो यानी प्रत्येक लोग को, किसी को भी, हम कह लें किसी को भी जीवन की परिस्थितियों के सामने दृढ़ रूप से खड़ा होना चाहिए अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो ये चीज़ सबके ऊपर लागू हो रही, तो वन का प्रयोग किया गया इसीलिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, वंस ड्रीम, ये हो जाएगा हमारा टू फुलफिल वंस ड्रीम। यहाँ पे डबल एल हो गया, एक एल होना चाहिए यहाँ पे। अगला देखते हैं हम, यहाँ क्या है, अगला है हमारा, अगला सेंटेंस हमारा, आई एम नॉट कावर्डली एज, यहाँ पे हम देखेंगे आई एम नॉट एज कावर्डली एज हिम। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर की बात की थी, इसको आप ध्यान समझेंगे। हमने कहा था जब हम तुलना करते हैं दो लोगों के बीच में, हम जब तुलना करते हैं और ये दोनों को हम समान रूप से रखने का प्रयास करते हैं, मतलब दोनों के बीच में समानता दिखाने का प्रयास करते हैं, इसकी हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है। जब ये वाला रूल हमने देखा था, तो आप वहाँ जा कर के ये रूल देख सकते हैं। जब तक आप ये कायदे से वहाँ समझ नहीं लेंगे तो शायद आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम समझ में आए। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा प्रयोग करना होगा हमें, ये हम देखें हमने क्या बात की थी कि भाई जैसे हमने कहा, अगर हम कहना चाहते हैं, चलिए हम यहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर मैंने कहा आई एम कावर्ड, आई एम कावर्ड यानी कि मैं डरपोक हूँ। अगर मैं कहूँ, ऐसे कहा मैंने, ही इज कावर्ड, यानी वह डरपोक है। ही इज अ कावर्ड, यहाँ पे ये नाउन, कावर्ड एक नाउन होता है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये नाउन लगाएंगे, ये नाउन के रूप में प्रयोग होगा, तो इसलिए सिंगुलर काउंटेबल है, इसलिए ये लगाएंगे यहाँ पे, ही आई एम अ कावर्ड, ही इज अ कावर्ड। अब देखिए यहाँ पे हम कहना चाहते हैं भाई कि, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे ये सेम चीज़ हो गई कि अगर मैं कहूँ कि मैं उतना कावर्ड नहीं हूँ जितना कि वह है, आई एम नॉट एज कावर्ड एज हिम, मतलब मैं यहाँ पे एक लोग को ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं उतना कावर्ड नहीं हूँ कि जितना वो है।
तो भाई मैं वाला कैसे बताया था, अब मैं इसको अपने आप को नेगेटिव में बनाऊंगा, आई एम नॉट, नॉट, और एज रखूंगा, एज के बाद जो है यहाँ पर रखूंगा मैं एडजेक्टिव रूप, ये नाउन रूप ना रख करके एडजेक्टिव रूप रखूंगा, आई एम नॉट एज कावर्डली, कावर्डली, उसके बाद जिससे तुलना करनी है एज करूंगा, एज, एज, और इसका जो है सब्जेक्टिव केस लगाऊंगा मैं, एज ही लगाऊंगा मैं। जब ऐसे दो लोगों के बीच में तुलना होगी, ठीक है, समानता या असमानता उनके बीच में तुलना दिखाई जाएगी, भाई मैं उतना कावर्ड नहीं हूँ जितना कि वह, तो ऐसे तुलना हम इस प्रकार से करते हैं जब हम करते हैं एडजेक्टिव की जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है उसके माध्यम से, तो ये स्ट्रक्चर हम अपनाते हैं। हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर रखी है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, एज कावर्डली, एज ही, देखिए ही होना चाहिए, ना कि यहाँ पे हिम होना चाहिए। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ही लग गया तो हु किसके लिए आ रहा है, ही के लिए ही आ रहा है, तो सिंगुलर हु टेक्स लगा है, देखिए हु टेक्स जो लेता है इवन रोप एज स्नेक, किसको ज़्यादा कावर्ड बताया जा रहा है, मैं उतना कावर्ड नहीं हूँ जितना कि वह, यानी वह ज़्यादा कावर्ड है। जो जो मान लेता है, लेता है कि मतलब यहाँ मान लेता है इवन रोप यानी रस्सी को भी किसके रूप में, स्नैक के रूप में, यानी एक सांप के रूप में समझ लेता है, सांप के रूप में मान लेता है, भाई वो ज़्यादा डरपोक है मेरी अपेक्षा। ये अच्छा, यहाँ पे हम बात करें, एक बात का ध्यान देंगे, ज़्यादातर जिसमें यल वाई लगा रहता है जैसे, लेकिन ये एक हमारा एक ऐसा वर्ड है जिस पे हम बहुत ध्यान देना होता है, इस पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। कावर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन है, ये नाउन रूप है, इसके पहले सिंगुलर है, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, लेकिन क्या होगा इसका बन जाएगा ये, अगर इसमें यल वाई आपने लगा दिया तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव बन जाएगा, ये एडजेक्टिव रूप है। जबकि हमें सामान्यतः क्या मिलता है, यल वाई लगाने पे एडवर्ब रूप मिलता है, किसी का भी एडवर्ब रूप मिलता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण, अगर मुझे एडवर्ब प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे, इन अ कावर्डली मैनर लगाना पड़ता है हमें, इन अ कावर्डली मैनर लगाना पड़ता है हमें, ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ मैनर नाउन हो गया, ये कावर्डली एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये। अगला सेंटेंस हम देखते हैं अपना, अगला सेंटेंस हमारा है आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स मोर देन ही। अब ये तुलना वाला जो है इसमें डिटेल में डिस्कशन करना पड़ता है, ये हमने किया हुआ है, आप रूल्स देखिए वहाँ से बेहतर समझ पाएंगे। आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स मोर देन ही, अब यहाँ पे हमने बात देखी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सेंटेंस ये है कि मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहे हैं मैं रेस्पेक्ट करता हूँ किसका, मेरे पेरेंट्स का, ठीक है। देखिए मोर देन ही, मतलब कि मैं यहाँ कहने का प्रयास किया जा रहा है मैं रेस्पेक्ट करता हूँ मेरे फादर का, मोर देन ही, उससे अधिक हम कह रहा हूँ। तो इसका मतलब पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करने का कार्य ये भी करता है, कौन, ये भी करता है और ये भी करता है। लेकिन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि भाई मैं अपने पेरेंट्स से रेस्पेक्ट करता हूँ मोर देन ही, यानी उससे अधिक करता हूँ, यानी उस बंदे से अधिक करता हूँ, यहाँ पे हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई अगर सब, देखिए यहाँ पे हमने बात किया था अगर ये भी इसी चीज़ को कर रहा है और ये भी इससे भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, देन के बाद ये क्या लग जाएगा, सब्जेक्टिव केस लग जाएगा यहाँ पे। इस चीज़ की हमने डिटेल में चर्चा की है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, यानी इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, देन के बाद ही लगेगा यहाँ पे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगला सेंटेंस द मैन हुम यू आर टॉकिंग। अब देखिए ये द मैन आते ही एक नाउन जैसे आया, उसके बाद ही एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसका मतलब इस हमारा जो नाउन चला था इसके लिए वर्ब, अब ये हमारा जो क्लाज शुरू हुआ रिलेटिव प्रोनाउन से, इसके ख़त्म हो जाने के बाद आएगी। तो देखिए जैसे ही ये ख़त्म हुआ यहाँ तक, देखिए तो वर्ब यहाँ से ही, यानी इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पूरा होगा क्लाज वाला। द मैन, अब इस मैन के बारे में कुछ कहना था हम एक एडजेक्टिव क्लाज ले आएंगे पूरा। हम जानते हैं किसी नाउन के बारे में एक एडजेक्टिव कुछ कहता है, वो एडजेक्टिव एक वर्ड का है तो एडजेक्टिव है, एक से अधिक वर्ड है तो वो क्या है, एडजेक्टिव क्लाज है। अगर
सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज है, अगर वो एक से अधिक वर्ड है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है तो एक वो क्लाज हो गया, तो ऐसे क्लाज को हम एडजेक्टिव क्लाज कहते हैं। अब देखेंगे ये क्लाज हमने कहा ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, अगर इस क्लाज में ये सब्जेक्ट का कार्य करने कर लगे तो सब्जेक्टिव केस लगाना है, लेकिन देख रहे हैं आगे सब्जेक्ट भी है इसमें। हु आर टॉकिंग हो जाएगा, हु आर टॉकिंग हुम यहाँ हो गया देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लगाए, हु आर टॉकिंग हुम हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा था, ऑब्जेक्टिव केस लगा है, एकदम सही हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एकदम सही है, तो आगे इज अ क्रिमिनल लगा एकदम सही है, तो हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत थी हमें, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे। द मैन हुम यानी वह आदमी जिससे तुम बात कर रहे हो, क्रिमिनल है हम कह रहे हैं, तो इन सेंटेंस हमारा एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन छोड़ दिया गया है, यहाँ टॉकिंग टू हुम होना चाहिए, तो टॉकिंग के बाद टू लगाना चाहिए हमें, टू प्रीपोजिशन यहाँ छूट गया, टू होना चाहिए प्रीपोजिशन, हालांकि यहाँ पे छोड़ दिया गया है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा जो लगा है ये ऑब्जेक्ट आगे आ गया है, तो यहाँ पे टू को नहीं ड्रॉप किया जा सकता, यहाँ टू लगाना चाहिए। द मैन हुम यू आर टॉकिंग टू इज अ क्रिमिनल, ये हम करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो हमने ये देख लिया जो है कि अब 65 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, इस प्रकार से हमने डिटेल में चर्चा कर ली इसकी। हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसकी हम बहुत ही डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आप ये वाला जा करके पार्ट देखिएगा, प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन हम देख रहे थे, तो हाँ हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है, आप वहाँ से देखिए और समझिए किस प्रकार से कब हम वहाँ सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, कब ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, और एग्जाम में बहुत आता है इसलिए इसको ध्यान देना होगा। तो हमने ये बात कर ली 65 क्वेश्चन, अभी हम और बात करेंगे जो है इस फॉर्मेट में 15 क्वेश्चन और बात करेंगे। 15 क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे, इसके बाद अभी हमारे पास और क्वेश्चन है, लेकिन हम अब ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही तो हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन देख चुके हैं। अभी इस पर हम 15 क्वेश्चन और बात करेंगे। 15 क्वेश्चन के बाद फिर हम देखेंगे 20 क्वेश्चन बात करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्मेट में, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम एडजेक्टिव के चैप्टर को शुरू करेंगे। ये टोटल हम इन पे जितने रूल्स पढ़े हैं उन पर आधारित लगभग सारे रूल्स हम देख ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितने रूल्स हमने देख लिए। अगर आज की बात करें तो आज की बात में हमने देखा कि भाई दो नाउन जो ई एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन ईच एंड एवरी लगा है वर्ड के पहले, तो क्या होगा, वो सिंगुलर समझे जाते हैं। आइदर आर का देख लिया हमने, 2 रूल देखिए। तीसरा रूल हमने अगर तीनों प्रोनाउन आते हैं तो उनके लिए कॉमन प्रोनाउन क्या यूज होता है ये देखा हमने, 3 रूल देख लिए। ये हमारा चौथा रूल था जहाँ पे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच में अंतर देख लिया हमने। ये 5वां रूल था हमारा लेट वाला, 6 रूल देख लिया हमने। 1 वाला 7 रूल देख लिया। ये तुलना करने वाला 8 रूल देख लिया। ये हमने तुलना करने वाला ही समझ लीजिए, 8 रूल मान लेते हैं इसको। ये हो गया 9 रूल हमारा, जिसमें हम सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिए हैं। डेली हम जो रूल देख रहे हैं इसमें हर रूल का रिवीजन हो रहा है पीछे जो हमने पढ़े हुए हैं, और इन पे आधारित ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ध्यान से समझिए। अब ये आज यहीं तक रखते हैं।